नमस्कार। प्रस्तुत है आशापूर्णा देवी की बंगला कहानी अंकफल का हिंदी अनुवाद। औरतें इतनी जल्दी बूढ़ी क्यों हो जाती हैं? नंदा क्यों इतनी बूढ़ी हो गई है? आईने में खुद को देखते हुए रंजन ने एक बार फिर सोचा। वह रोज ही यह बात सोचा करता है। कितनी बुरी तरह बूढ़ी दिखने लगी है नंदा। नंदा यानी सुनंदा। कितनी तेज तर्रार और ताजगी से भरपूर लड़की थी वह। अब तो जैसे बस एक गृहस्थिन सी बनकर रह गई है। इस बात की चर्चा करने पर उसके चेहरे पर शर्म की लेश मात्र भी छाया नहीं पड़ती दिखाई दी। बस हो कर हंसते हुए कहती, लो सुन लो बात। अरे उम्र हो रही है तो क्या बूढ़ी नहीं होंगी? समय क्या रुका रहेगा? रंजन चिढ़कर बोलता, समय को पकड़कर रखने का मंत्र सीखना पड़ता है नंदा। यह भी एक आर्ट है। समय के आगे पूरी तरह आत्मसमर्पण कर बैठे बैठे सिर्फ शेष बचे दिनों को गिनते हुए जीना नहीं मरना है। मगर नंदा को जैसे गुस्सा करना जानती ही नहीं। ऐसी अपमानजनक बातों पर भी वह गुस्सा नहीं करती, बल्कि और जोर से हंसती। तुम भी अगर चिरयुवा बने रहोगे तो मैं तुम्हारा साथ भला कैसे दूंगी? अगर ऐसा हुआ तो देखभाल कर एक सुंदर युवती जुगाड़ करूंगी और उससे तुम्हारा विवाह करा दूंगी कि पति प्रेम की पराकाष्ठा क्या होती है। लगता है नंदा का रसिक स्वभाव भी धीरे धीरे उसके स्थूल होते मुखड़े की तरह मोटा होता जा रहा है। सुनकर विरक्ति से रंजन का शरीर जल उठा। इस भद्दे मजाक के साथ फूटती हंसी के कारण नंदा की मोटी देह डोलने लगी। भारी गालों के आसपास झुर्रियां पड़ गईं और रंजन राय उसको गहरी नजर से ताकते हुए उसमें पुराने दिनों वाली बीए की छात्रा सुनंदा सेन को खोजने की व्यर्थ चेष्टा करता रहा और अंततः विरक्त होकर वहां से हट गया। रंजन राय तो आज भी लगभग वैसा ही है जैसा पहले था। नियमित व्यायाम से गठी हुई उसकी देह का आईने में दिख रहा यह प्रतिबिंब और उस दीवार पर टंगी एमए के छात्र रंजन राय की कैमरे से उतारी गई तस्वीर, दोनों में क्या फर्क है भला? कितना बदला है रंजन और नंदा? मेज पर रखी नंदा के विद्यार्थी जीवन की वह तस्वीर जिसे नंदा ने विवाह से पहले रंजन को उपहार में दिया था, रंजन की ओर देख देख कर व्यंग से हंसा करती थी। चिढ़कर रंजन ने एक दिन इस तस्वीर को मेज पर से हटाकर दराज में ठूंस दिया था। उसने उसकी वह तस्वीर मेज पर से हटा दी है, इस बात पर न तो नंदा की तत्काल नजर पड़ी न बाद में ही उसे इसका ख्याल आया। रंजन ने सोचा था कि इस तस्वीर को हटाने के बारे में नंदा जब पूछेगी तब वह अपने मन की पूरी भड़ास निकाल देगा और नंदा को साफ साफ बता देगा कि वह तब कैसी थी अब कैसी हो गई है। किंतु दिन पर दिन बीतते गए और नंदा ने अपनी उस तस्वीर की बात ही नहीं छेड़ी। इसका मतलब यह निकला कि मेज पर बनी उस खाली जगह के कारण नंदा के मन में कोई खालीपन उत्पन्न नहीं हुआ। सिर्फ आकृति में ही नहीं बल्कि प्रकृति में भी नंदा में आकाश पाताल का बदलाव आ गया था। बेढब रूप से बूढ़ी हो गई थी वह। तभी बगल के कमरे से ही कर हंसने की आवाज आई। नंदा की ही हंसी थी। शायद किसी पड़ोसन सहेली के साथ बैठकबाजी चल रही थी। स्फूर्ति की कोई कमी नहीं है उसमें। अपने कमरे में बैठे बैठे रंजन नंदा को देखे बिना ही खुशी से फूल कर कुप्पा हुआ उसके शरीर की कल्पना कर पा रहा था। चमकता गौरवर्ण मुखड़ा जो अब थोड़ा भारी होकर फैल गया है, प्रसाधन के अभाव में चिपचिपा हो चला है। स्नान के बाद माथे पर लगाया गया सिंदूर का टीका पूरे ललाट पर फैल चुका है और अब शाम को उसके फिर से स्नान करने के पहले इस ललाट के भाग्य में कोई सुधार लिखा हो ऐसी कोई आशा नहीं दिखती। बिखरे केशों को जब वह बीच बीच में अपने हाथों से लपेट कर जूड़ा बना देती है तब उसका ललाट चौड़ा लगने लगता है और जब उसका ढीला जूड़ा गर्दन पर ढलक जाता है तो स्वाभाविक तौर पर घुंघराली केश राशि उसके माथे पर चितराकर उसके चेहरे को फूहड़ सा बना देती है। शरीर पर है कोहनी तक की बाहों वाला एक ढीला ढाला ब्लाउज और चौड़े पाड़ की साड़ी। इसके साथ ही की हंसी। वह तो सौभाग्य की बात है कि सुनंदा को पहनावा थोड़ा कीमती और फैशन के अनुरूप ही पसंद है, इसलिए थोड़ी राहत है। वरना ऐसे में अगर वह गंदे और मोटा झोटा कपड़े पहनती तब तो और भी। आश्चर्य, मनुष्य की रुचि इस सीमा तक बदल जाती है। यही सुनंदा अधिकतर पाड़ विहीन साड़ी ही पहनकर कॉलेज आती थी, फीके रंग की या फिर सादा। जब कोई उसकी साड़ी के बिना पाड़ के होने का जिक्र करता तो कहती, पाड़ का अर्थ है एक सीमा में बंधने का एहसास।
मैं तो सीमा विहीनता की आवाज का वाहक बनकर आई हूं। रंजन इधर उधर ताक कर बोलता, इस बिल्कुल अपार सागर है, और नहीं तो क्या, तटों पर उफनाती गंगा भी कह सकते हो। रंजन कहता भी यही था। उसी पाड़ विहीन साड़ी का आंचल कमर में कसकर खौस टेनिस खेलने उतरती थी सुनंदा सेन, और जीत जाने पर रंजन राय की ओर देखकर सफलता भरी हंसी हंस देती थी। तब अनेक लोगों की ईर्ष्या का पात्र रंजन राय का सीना अपने सौभाग्य पर गर्व से फूल उठता। आज वही छाती क्षोभ से फूल रही थी। वह तेज तर्रार, सलीका पसंद और ऊर्जा से भरपूर लड़की, ऊर्जा से भरपूर। रंजन ने सोचा, नहीं, उसकी ऊर्जा में तो कोई कमी आज भी नहीं है। सुनंदा की ऊर्जा तो दिन रात उससे छिटकी पड़ती है। हंसने से गालों में गड्ढे पड़े और खुशी से लाल होते चेहरे के अलावा किसी दूसरे भाव वाला उसका मुखड़ा कभी देखा हो, ऐसा रंजन को याद नहीं आता। मगर औरतों का खुशी से भरा ऐसा मुखड़ा देखने में कितना कुरूप लगता है, यह बात रंजन के अलावा और कौन जान सकता है। पहले भी तो बहुत हंसती थी सुनंदा, मगर तब उसका रूप अलग था। सुनंदा जब कुछ मोटी होने लगी थी तब रंजन ने उससे बार बार कहा था कि वह कुछ समय निकालकर व्यायाम किया करे, परंतु कौन किसकी बात सुनता है। केवल शरीर ही नहीं, सुनंदा के मन, बुद्धि और रुचि पर भी मोटापे का असर होने लगा था। तभी तो वह रंजन के शरीर पर लदकर हंसते हुए बोलती, क्या जरूरत है मुझे इतनी मेहनत का स्लिम फिगर बनाने की, अब कोई शादी तो होने नहीं जा रही, बल्कि अगर खूबसूरत दिखने लगूंगी तो तुम्हारी ही चिंता बढ़ जाएगी कि कहीं कोई मेरे प्रेम में न पड़ जाए। ज्यादा बोलने पर कहती, क्या होगा सुंदर दिखकर, बोलो तो, अब तो इतने बड़े बड़े बच्चों की माँ बन गई हूं। यही कह कहकर लगता है नंदा अपने बच्चों को बड़ा बना देना चाहती है, वरना कितने दिन हुए ही हैं उनको पैदा हुए। वाह, बहुत खूब, कहते हुए अपने संपूर्ण आंदोलित काया के साथ घर में घुसी सुनंदा। खूब सजना संवरना हो रहा है ना, तुम्हारी उम्र लगता है कभी नहीं बढ़ेगी। तुम्हारे सजने संवरने का ढप देखकर बच्चे भी न जाने क्या सोचते होंगे, जरूर हंसते होंगे। क्यों, इसमें हंसने की क्या बात है। रंजन ने अपनी लंबी सुगठित देह को थोड़ा इधर उधर घुमाकर आईने में देखा और बोला, इसमें हंसने की कौन सी बात दिखाई पड़ती है उनको। यही तुम्हारा क्रीम स्नो पाउडर सेंट, तो इसमें कौन सी भयंकर भूल हो गई भला। तेल नहीं लगाता हूं क्या, साबुन नहीं लगाता हूं, ये सब भी उसी तरह हैं क्या। वह सब तो आवश्यक हैं। आवश्यकता की मात्रा सबके लिए समान नहीं होती है नंदा। मेरे लिए सारा कुछ जरूरी है, बेहद जरूरी। तुम्हारी तरह फूहड़ तो नहीं रह सकता मैं। फूहड़ और मैं। सुनंदा को इसमें भी हंसी की खुराक मिल गई। रहने भी दो, बोलो मत। मेरे घर जो भी आता है, मेरे घर संसार, रसोई भंडार आदि देखकर खूब बढ़ाई करता है, समझे महाशय। सब कहते हैं कि आहा, आपका घर देखकर तो आंखें जुड़ा जाती हैं। हाँ और क्या, तुम तो सिर्फ रसोई और भंडार का सार ही समझती हो, कहकर अपने संवारे गए केश को फिर से संवारने लगा रंजन। नहीं तो क्या, समय में परिवर्तन के साथ सब कुछ ही तो बदल जाता है, सार असार का ज्ञान भी। सुनंदा हंसी, जिसके कारण उसके गालों पर गड्ढे और चिबुक पर रेखाओं के बल पड़ गए। जाती हूँ बाबा, जाकर देखूं रसोई चंदन ने मेरे मनपसंद तपसी मछली का अब तक न जाने क्या बुरा हाल किया होगा। वो तो रेवा की माँ मिलने आ गई और देर करवा दी। रेवा की माँ? रंजन ने बेहद सरल भाव से पूछा। उस घर की दाई है क्या? दाई? रेवा की माँ दाई? सुनंदा की आंखें माथे पर चढ़ गईं। इस मोहल्ले में नए आए हो क्या? रेवा को नहीं पहचानते? उसकी माँ को नहीं देखा क्या? फट से मेरी सहेली को दाई कह दिया। सो मैं क्या जानूं? रंजन चेहरे को और अधिक निर्दोष बनाते हुए बोला। हमेशा से यही देखता आया हूं कि लोग घर की दाइयों को फलाने की माँ, चिल्लाने की आवाज कहकर पुकारते हैं। वो जो तुम्हारी सहेली है, क्या उसका कोई नाम भी नहीं है? वाह, नाम नहीं है? मेरी सहेली बेनाम है? सुनंदा बोली। क्यों, माँ शब्द अच्छा नहीं है क्या? या कि संतान के नाम से परिचय देना बहुत खराब बात है? लड़कियों के लिए तो यही श्रेष्ठ परिचय है। वह तो मुझे रुन्नू की माँ कहकर पुकारती है। वाह, बहुत बढ़िया करती है, अपूर्व। मगर किसी के ढेर सारे बच्चे भी तो हो सकते हैं, किस किस के नाम से परिचय दिया जाएगा? सो तो जिसको जैसे खुशी। रेनू रेवा की सहेली है, इसलिए वह मुझे रेनू की माँ कहती है।
नीपू को दोस्तों की माँ मुझे नीपू की माँ कहते हैं। ठहरो ठहरो भाई, माफ करो मुझे। रंजन चिढ़ गया। लगता है सब फालतू सहेलियां एक ही जगह जमा हो गई हैं। अच्छा, तो इस बार देख सुनकर 2-4 स्मार्ट यंग मैन सखा जमा करूंगी, कहकर अपने सर्वांग में स्फूर्ति की तरंगें लहराती सुनंदा चली गई और दूसरे ही क्षण घर से बाहर उसकी तेज आवाज सुनाई पड़ने लगी। हे भगवान, 12 बज गए। अरे ओ नीपू, ओ रेनू, नहाने गए हो या अभी तक बैठे हो? रविवार है तो क्या नहाने खाने की भी छुट्टी है? सुनकर एक बार की तो ऐसा लगता है जैसे नंदा अपने बच्चों को डांट रही है, मगर उसकी आवाज का भाव इसके विपरीत है। नंदा की सुरीली आवाज स्नेह और प्रेम से पगी हुई है। यह आवाज आज भी वैसी ही है। आड़ से सुनने पर मन उन्हीं पुराने दिनों की ओर लौटना चाहता है, परंतु समीप आने पर न तो समीप से और न ही दूर से रंजन किसी भी तरह नंदा तक नहीं पहुंच पा रहा है। रुन्नू, नीपू और नंदा जैसे एक ही दल के हैं। उनके बीच ही नंदा खुद को संपूर्ण सार्थक समझती है। मातृ रूप के अलावा उसका मानो और कोई रूप है ही नहीं। लेकिन क्यों? प्रेयसी वाला उसका रूप कहाँ खो गया है? सिर्फ खोया ही नहीं, खोने के कारण हुए नुकसान पर भी उसका बिल्कुल ध्यान नहीं है। रंजन मानता है कि यह नंदा का ओढ़ा हुआ रूप है, क्योंकि उसको एक लड़का है और एक लड़की हो चुके हैं, इसलिए उसे हमेशा मातृरूप ही धारण किए रहना चाहिए। ऐसी उसकी धारणा बन गई है। उसकी इस गलत धारणा को दूर नहीं किया जा सकता। जी जान से कोशिश कर। बच्चों के प्रभाव क्षेत्र से बाहर निकाल, अपनी पुरानी जगहों पर घुमा फिराकर सिनेमा ले जाकर सुनंदा को क्या याद नहीं दिलाया जा सकता कि यह पृथ्वी आज भी वैसी ही है। पुराने दिनों में दोनों ने जिन जगहों पर प्रेम भरे समय गुजारे थे, वे जगहें अब भी वैसी ही हैं। हो सकता है कि इनकी याद दिलाने पर नंदा स्वयं को फिर से पा सके, मगर उसे ये बात कही कब जाए? कब नंदा अकेली मिल पाएगी? काफी दिनों से पहले ही नंदा ने नीपू के सोने की व्यवस्था रंजन के कमरे में कर दी थी और बगल के कमरे में स्वयं अपनी बेटी के साथ अपने बिस्तर पर सोती थी। रंजन जब इस व्यवस्था का प्रतिवाद करने को उद्यत हुआ था तो नंदा मुस्कुराते हुए बोली थी, तो क्या करूं बोलो? चलो माना कि नीपू अकेला सो लेगा, लेकिन रोनू को तो वो अकेली किसी कमरे में सोने नहीं दे सकती ना। क्यों? दोनों भाई बहन तो हमेशा से एक ही कमरे में सोते आए हैं। एक ही तरह की व्यवस्था को भला हर समय के लिए लागू रखा जा सकता है क्या? तो क्या अब यही व्यवस्था बहाल रखनी पड़ेगी? उपाय भी क्या है? विचित्र तरीके से नंदा हंस पड़ी थी। भविष्य में जब बेटी को दामाद के घर विदा कर दूंगी, तब जरूर तुम्हारी समस्या का हल निकल सकता है। तब जाओ, तुम अपने मनपसंद भंडार घर में ही जाकर सो, कहकर रंजन उसकी हंसी की उपेक्षा कर वहां से चला गया था। तब से नंदा की यह व्यवस्था ही चली आ रही है, इसलिए उसे एकांत में मिल पाना मुश्किल है। रंजन ने सोचा कि खाने के समय अपनी बात कह देगा, बच्चों के सामने ही कह देगा, सीधे और साफ तौर पर कहेगा, मेट्रो का 2 टिकट खरीदा है, शाम को अपने इस रसोई घर का काम थोड़ा कम ही रखना। बच्चे क्या करेंगे? रोएंगे, हाथ पैर पटकेंगे, हंसेंगे, चूल्हे में जाएं। पूरी हिम्मत की रंजन ने, लेकिन बोल नहीं पाया। खाने की मेज पर तो नहीं ही बोल पाया। रंजन ने स्वयं ही माहौल खराब कर डाला, मगर कोई चारा भी नहीं था। एक कटोरा मछली का झोल, फिर एक प्लेट मछली फ्राई, साथ में सब्जियां, मिठाई, इसके बाद भर कटोरा पायस लेकर खाने बैठी नंदा। आज रविवार है, इसलिए बस आराम से पकाना और खाना है। यह सब तुम खाओगी? रंजन ने जरा गुस्से से ही पूछा, परंतु नंदा पर कोई असर नहीं हुआ। एकदम प्रसन्न मुख मुद्रा में मछली भरा कटोरा अपनी ओर खींचते हुए बोली, लो भला, खाऊंगी नहीं तो क्या दृष्टिदान कर जल में विसर्जित कर दूंगी? इस हिसाब से खाओगी तो अब तुम हिल भी नहीं पाओगी। तुम तीनों अल्पाहारियों से ज्यादा मैं अकेली मेहनत कर सकती हूँ। बात गलत भी नहीं है। शरीर भारी होते हुए भी नंदा बहुत मेहनत कर सकती है। घर में तो उसके हाथ पांव थमते ही नहीं, पूरे मोहल्ले में भी दौड़ती फिरती है। किसी के घर दामाद आने वाला है तो नंदा चली फरमाइशी खाना बनाने। किसी की लड़की को कोई देखने आने वाला हो, किसी की बहू भात में बहू को सजना संवरना हो तो नंदा की नींद उड़ जाती है। उन्हें सजाने के लिए अपने घर से ही श्रृंगार का हर एक सामान उठाए दौड़ी चली जाती है। लोगों के लड़के लड़कियों के विवाह की खरीदारी करने में भी नंदा के उत्साह का कोई अंत नहीं रहता। किसी को कोई अच्छी साड़ी खरीदनी हो या नए गहने बनवाने हो,
मार्केटिंग के लिए नंदा को उनका साथी बनना ही पड़ता है। फिर भी नंदा की इस कार्यक्षमता के प्रति रंजन ने कोई आदर भाव नहीं जताया और विरक्ति से मुंह टेढ़ा कर बोला, तुम खा खा कर ही मरोगी एक दिन। नहीं तो कभी नहीं मरूंगी। क्यों? ही कर नंदा इतना हंसी कि मछली का झोल उसकी साड़ी पर गिरने लगा। मरना तो एक दिन पड़ेगा ही, तो फिर तुम्हारी तरह नाप तौल का छटाक भर खाकर वजन कम क्यों करूं? खाकर ही मरूंगी। जब लोगों के कंधों पर चढ़कर जाऊंगी तो रास्ते में लोग कहेंगे कि देखो, इसे कहते हैं लाश। यह महिला जरूर किसी बड़े आदमी की गृहिणी होगी, इसमें कोई संदेह नहीं। वाह, कितनी सांत्वना की बात है। क्यों नहीं भला? मरने के बाद लोग हमारे बारे में क्या सोचेंगे, इस बारे में नहीं सोचता क्या कोई? बात से बात निकलते निकलते प्रसंग बदल गया और वह मूल बात रंजन कह ही नहीं पाया। दोपहर ढलने के समय सुनंदा कमरे में आई थी। खाने पीने के बाद रसोइया नौकरों के खाने का इंतजाम कर, भंडार घर व्यवस्थित कर, हाथ में पान की डिबिया लेकर। छुट्टियों की दोपहर में बस इतना ही साथ मिल पाता है रंजन को, लेकिन क्या किसी चाची, मौसी, बुआ की तरह दिखने वाली इस महिला की ही चाहना है रंजन को? रंजन ने पहले पान की ही बात कर दी। रात भर भरगाल पान चबाते हुए तुम्हें शर्म नहीं आती? ओ माँ, जरा बात तो सुनो। असली पान दोष। शराब पीने की लत में तो लोगों को शर्म आती ही नहीं है, तो भला इस निर्दोष पान के बीड़े पर शर्म आएगी? क्या करूं? रेवा की माँ ने इसका नशा लगा दिया है। हठात रंजन ने दराज में से मेज पर से हटाकर रखी गई उसकी उस तस्वीर को बाहर निकाला। इसे पहचानती हो? नंदा चेहरे पर कौतुकपूर्ण मुस्कुराहट लिए हुए उस तस्वीर को कुछ पल देखकर बोली, थोड़ा थोड़ा। एक बहुत बकबक करने वाली एक बाचाल लड़की थी। दुख की बात है कि इस लड़की की अप्राकृतिक मृत्यु हो गई है। रंजन ने तीखे स्वर में कहा, सुसाइड कर ली है इस लड़की ने? हाय रे, मैं मर जाऊं बेचारी। सुनंदा हंस पड़ी। क्या थी तुम और क्या बन गई हो? तुम्हें कुछ ध्यान भी है? जो थी वही हूं। हंस पड़ी सुनंदा। वही बाचाल और बकबक करने वाली, बस थोड़ी मोटी ही तो हो गई हूं। सिर्फ देह से ही नहीं, दिमाग से भी मोटी हो गई हो। तुम्हें तो कभी गुस्सा भी करते नहीं देखता। तुम्हारी बातों पर यदि गुस्सा करने लगूं ना, तो हर पल मुझे गुस्सा करते ही रहना पड़ेगा। तब बच्चों के सामने हमारी क्या प्रतिष्ठा रह जाएगी? नंदा जैसे थोड़ा गंभीर हुई। बाल बच्चे और सिर्फ बाल बच्चे? तुम तो ऐसा व्यवहार करती हो जैसे इस संसार में किसी और के बाल बच्चे होते ही नहीं हैं। नजरिया थोड़ा बदलो। अपने उस रसोई घर में दिन रात मुगलई पराठा, चाइनीज पुलाव और नेपाली मिष्ठान के पीछे पड़े रहने की बजाय फिर से बाहर घूमना सीखो, समझी? वाह, मैं बाहर नहीं निकलती क्या? हमेशा तो निकलती हूँ, घूमती हूँ। सहेलियों के साथ तुम्हारे मार्केटिंग करने को जो मैं घूमना नहीं मानता। चलो ना, आज फेरी स्टीमर पर घूम आते हैं, राजगंज में, क्या? हाँ चलो ना। सुनंदा बड़े उत्साह से खड़ी हो गई। मैं तो हर समय तैयार रहती हूँ, तुम्हें ही तो समय नहीं मिलता। उठो, चलो उठो। अभी नहीं, शाम को। अरे लौटने तक तो शाम हो ही जाएगी। ज्यादा रात होने पर रुन्नू को ठंड लग सकती है, खांस रही है कुछ दिन से। सुनंदा जब बोलती है तो एक सांस में तेजी से बोलती जाती है, जिसके कारण किसी दूसरे को बीच में बोलने का मौका ही नहीं मिल पाता। रंजन को भी नहीं मिला। बात समाप्त होते ही भौहें सिकोड़कर बोला, रुन्नू? इस दृष्टि और इस प्रश्न का अर्थ समझ न पाए। सुनंदा की बुद्धि इतनी मोटी भी नहीं है, इसलिए थोड़ा बुझे स्वर में बोली, वे नहीं जाएंगे क्या? नहीं। यह ठीक होगा क्या? क्यों? ठीक क्यों नहीं होगा? रंजन तीखे स्वर में बोला, तुम घर से बाहर नहीं निकलती, ऐसी तो बात नहीं। क्या सब लोगों को अपने बच्चों को अपने आंचल में बांध कर ही घूमते देखती हो? सुनंदा थोड़ा झेप कर बोली, यह थोड़े ही कह रही हूं, बस मुझे अच्छा नहीं लगता। वे घर पर पड़े रहेंगे और हम लोग सच समझ कर घूमने जाएंगे। इसके अलावा सुनंदा रुक जाती है। वे दोनों बच्चे नहीं हैं जो माँ बाप की इस हृदयहीनता पर रोने लगेंगे, समझी? यह पक्की बात है, लेकिन तुम्हारा यह इसके अलावा क्या है? सुनंदा चेहरा उठाकर हंसते हुए कहती है, वे बच्चे नहीं हैं, यही तो समस्या है। नीपू तो खेलने चला जाएगा। अब शाम में रूनू को इतनी देर घर में अकेली छोड़कर जाऊंगी?
गाना सिखाने वाले मास्टर आएंगे। छी छी नंदा, छी छी। लगा जैसे रंजन धिक्कार की आग में ही जलाकर राख ही कर देगा उसे। अपनी सोच को इतना पिछड़ा और इतना निकृष्ट बना डाला है तुमने। आश्चर्य, तुम तो बीए पास हो ना, विश्वास ही नहीं होता। उस छोटी सी बच्ची के संबंध में इस तरह की बात करने में तुम्हें कोई संकोच नहीं हुआ? बच्ची कह देने से ही क्या वो बच्ची बन जाएगी? सुनंदा ऊंची आवाज में बोली। 15 वर्ष तो पूरा होने को चला है, यह कोई उम्र नहीं है। असल बात तो यह है कि वो तुम्हारे लिए एक बहाना है। अपने मन को तुमने इतना बूढ़ा बना रखा है कि तुम इस जीवन का उपभोग करने की अब तुम में क्षमता ही नहीं बची है। ठीक है, तुम अपनी बेटी की ही पहरेदारी करो, जाने की जरूरत नहीं है। अच्छा चलो, न्यूपी नहीं जाएगा तो नहीं जाए, आखिर रूनू को तो साथ लेकर चला जा सकता है। सुनंदा समझौता पूर्ण अंदाज में थोड़ा हंसकर बोली। हम जहां जाएंगे वहां कुछ लोग तो साथ रहेंगे ही ना। हम लोग एक दूसरे के गले में बाहें डाले थोड़े ही ना जाएंगे। रबिश, कहकर उठ गया रंजन और तौलिया साबुन लेकर बाथरूम में घुस गया। यानी अकेले ही जाने की तैयारी करने लगा। वह संगनी की जरूरत उसे नहीं है। नाराज रंजन सच समझकर बिना कुछ बोले सीधा बाहर निकल गया। तो क्या अब सुनंदा उसे मनाएगी? वह जल्दी गुस्सा नहीं करती, पर रंजन की नासमझी पर उसे मन ही मन विरक्ति हुई। बेटी को साथ ले जाने की बात पर इतना गुस्सा आया महाशय को कि वह अपनी बात भी पूरी नहीं कर पाई। क्यों? आखिर इसमें क्या दिक्कत होती? हम दोनों अकेले ही घूमने जाएं, ऐसी ही इच्छा क्यों? हम अभी जवान लड़का लड़की ही हैं क्या? उम्र के अनुसार ही आचरण करना ठीक होता है। जब तक हम दोनों देह से देह रगड़ कर न चलें, तब तक क्या जीवन का उपभोग नहीं होगा? सामीप्य मात्र से ही हृदय का हृदय से स्पर्श महसूस नहीं किया जा सकता क्या? प्रेम क्या 10 लोगों को दिखाकर घूमने की चीज है? लेकिन यह कौन तय करेगा कि सुनंदा का सिद्धांत ही ठीक है? बाहर निकलने पर तो यही लगता है कि यह दिखाकर घूमने की ही चीज है। पति देवगण किस सीमा तक आज्ञाकारी हो सकते हैं और प्रेम सुहागिनी पत्नियां किस हद तक मधुर भाषणी हो सकती हैं। राह घाटों पर तो दिन रात इसी का दिखावा चल रहा है। शाम को घूमते हुए रंजन को सहसा अपने एक पुराने मित्र दंपत्ति के साथ मुलाकात हो गई। नहीं, स्टीमर पर घूमने नहीं गया था रंजन। गाड़ी लेकर यूं ही रेड रोड से होकर गुजर रहा था कि अचानक बगल से गुजरती गाड़ी से कोई चिल्लाया, अरे भाई जरा धीरे धीरे। दोनों ही गाड़ी रुकी। एक गाड़ी से 2 लोग उतरे और दूसरी से एक ही। सहपाठी विमल घोष था, सपत्नीक। बहुत दिनों के बाद भेंट हुई थी। क्या बात है, अकेले अकेले किसी वियोगी की भांत भटक रहे हो? होकर हंस पड़ा सुबिमल। और इसके बाद पूरी शाम तीनों ने साथ ही बिताई। मैदान में बैठकर बचपन के दिनों की बातें की। नामी रेस्टोरेंट में ढेर सारे पैसे खर्च कर थोड़ा बहुत खाया पिया। एक दूसरे को अपने घर आने का निमंत्रण दिया और अंत में विदा लिया। लेकिन रंजन के मन से क्या वे दोनों विदा ले पाए? मित्र पत्नी का वह प्रेम पगा मधुर संभाषण और हल्की काजल पूरी आंखों से रह रहकर अपने पति पर प्रणय सिक्त चपल कटाक्ष करती उसकी छवि क्या रंजन को बार बार याद नहीं आती रही? और तभी उसे महसूस हुआ कि समवयसी सहपाठिनी से विवाह करने की उसकी जैसी गलती करने वाले लोग लगता है बहुत कम ही हैं। सुबिमल की पत्नी सुबिमल से लगभग 10-12 साल छोटी होगी। उसके छोटी होने के कारण ही तो आज भी सुबिमल उसकी प्रेम भरी नजरों का शिकार बनने का सौभाग्य प्राप्त कर रहा है। अच्छा, 10-12 बरस के बाद क्या सुबिमल की पत्नी भी नंदा की तरह बूढ़ी हो जाएगी या नहीं होगी? हो सकता है कि हो जाए, परंतु क्यों? औरतें क्यों इतनी जल्दी बूढ़ी हो जाती हैं? गैराज घर से कुछ दूरी पर था। रंजन ने गाड़ी को गैराज में ढकेल कर रखा और यही बात सोचते सोचते आ रहा था कि अचानक उसके चेहरे पर सपाक से एक चाबुक आ टकराया। यह सचमुच चमड़े का चाबुक तो नहीं था, पर हृदय की चमड़ी उधेड़ डाले ऐसा ही एक दृश्य रूपी चाबुक था। कई पलों तक तो पत्थर सा बना रह गया रंजन। सिर्फ धुंधली चेतना में एक साथ तैरती हुई हल्की काजल पूरित 2 जोड़ी काली आंखों की दृष्टि। दोनों जोड़ी आंखें एक ही तरह की थीं, बिल्कुल एक जैसी, प्रेमिल चंचल बंकिम। भूल होने की बात ही नहीं थी। मगर सुबिमल की उस हास्य लास्यमयी पूर्ण यौवना स्त्री की काजल पूरी दृष्टि यहाँ आई कैसे?
क्या रंजन उनके सामने चला जाए? अचानक सामने पहुंचकर देखे कि उनकी वह दृष्टि अपना रूप बदलकर किस तरह की हो जाती है, मगर नहीं देख पाया। रंजन आगे बढ़ ही नहीं सका। रास्ते के किनारे इस बड़े घर की छाया के कोने पर खड़ा खड़ा सिर्फ यह देखता रहा कि किस प्रकार वह दृष्टि पिछली बार की ही तरह एक बार फिर विदा लेकर विद्युत की तरह लौट आई, और किस प्रकार उस दृष्टि बाण से आहत व्यक्ति अपने रास्ते पर आगे की ओर बढ़ते हुए बार बार पलटकर देखता रहा। कौन थे वे दोनों? रुनु और रुनु के संगीत वाले मास्टर ना? रंजन ने क्या सही देखा है? वह गलत देख रहा है क्या? लेकिन रुनु की आंखों में यह कटाक्ष आया कैसे? कहां से मिला उसे यह? वे दोनों चले गए, फिर भी उस रिक्त स्थान की ओर ही ताकता रहा रंजन, सन्न होकर। पिछले कई दिनों से परेशान करने वाले उसके प्रश्न का उत्तर उसे मिल गया है। क्या इसीलिए वह स्तब्ध रह गया है? लड़कियां बहुत जल्दी यौवनवती हो जाती हैं, इसलिए लगता है इतनी जल्दी बूढ़ी भी हो जाती हैं, और इन नवयौवनाओं की पहरेदारी करते करते उनकी माएं भी बिल्कुल बूढ़ी हो जाती हैं। उनको दोष देना बेकार है। निश्चिंतता खत्म हो जाए तो फिर बचता ही क्या है? और यह दोष देना चाहें रुनु को या रुनुओं को, नहीं, भला उनका भी क्या दोष है? प्रकृति ने ही जब उनको सहसा एक नया चमकदार और धारदार अस्त्र थमा दिया है, तो भला वे उसका सद्व्यवहार नहीं करेंगी क्या? दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे आशापूर्णा देवी की लिखी हुई कहानी गणित अंकफल। कहानी अगर आपको पसंद आई हो तो कहानी के संबंध में अपने विचार मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर साझा कीजिएगा। मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ। धन्यवाद।